आज हम लोग वन्य समाज और उपनिवेशवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, चैप्टर का जो नाम है वो है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। तो वन्य समाज मतलब नाम से ही पता चल रहा है, वन्य वन्य मतलब जंगल, और समाज मतलब जो वहाँ पर लोग रहते हैं। तो जंगल में जो लोग रहते हैं मतलब जंगल के आसपास इलाके में जो लोग रहते हैं उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उपनिवेशवाद जो होता है, उपनिवेशवाद का मतलब होता है जब कोई शक्तिशाली देश किसी मतलब कमजोर देश पर कब्जा कर लेता है तो वो जो कहलाता है उसे हम लोग कहते हैं उपनिवेशवाद। तो मेरा नाम है नयन और स्वागत करता हूँ आपका बिहारी मास्टर यूट्यूब चैनल पे। तो चलो बिना किसी देरी के आज का अपना वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखो, हम लोग जंगल के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो जंगल से हम लोग को जो है वो सब चीज़ मिलता है। हम लोग अगर अपने चारों ओर नज़र दौड़ाते हैं तो हम लोग को जंगल से बहुत सी चीज़ मिलती है। फिर चाहे किताब हो, कागज हो, या फिर जो टेबल कुर्सियाँ रहती है वो सब कहाँ से हमें मिलता है? तो जंगल से मिलता है। जो लकड़ी का कुर्सी होता है, जो लकड़ी का टेबल होता है, ये सब कहाँ से मिलता है? तो ये सब जो है हमें पौधों के जो लकड़ियाँ होती है उससे मिलता है। तो जो पौधे होते हैं वो कहाँ होते हैं? तो जंगल में होते हैं। तो इन सब चीज़, ये सब जितना भी चीज़ है वो हमें जंगल से मिलता है। और जो जितने भी रंग होते हैं, साथ साथ में जितने भी गोंद होते हैं, और साथ साथ शहद, कॉफ़ी, चाय, रबड़, ये सब चीज़ कहाँ से मिलता है? तो ये सब चीज़ जो है वो हमें जंगल से मिलता है। उसके बाद तेल हो गया, फिर साल का चमड़ा हो गया, ये सब इस्तेमाल जो है वो चमड़ रोधक दवाइयों के लिए किया जाता है। साल से जो मतलब चमड़ा बनाने का जो इस्तेमाल किया जाता है उसका किस चीज़ में इस्तेमाल होता है? जो चमड़ रोधक दवाई होता है। जैसे मान लो किसी को चमड़ी का स्किन इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे बचाने के लिए जो दवाई बनता है वो सब भी कहाँ से आता है? तो जंगल से आता है। ठीक है। उसके बाद बांस, जलावन की लकड़ी, घास, कच्चा कोयला, पैकिंग के उपयोग में होने वाली वस्तु, फल फूल, पशु पक्षी, एवं ढेर सारी चीज़ें जो है वो कहाँ से आती है? तो जंगल से आती है। ठीक है। अमेजोन या पश्चिम घाट के जंगल के एक ही टुकड़े में पौधे की 500 से अधिक प्रजातियां मिल जाती है। ठीक है। अमेजोन जो है, अमेजोन कहाँ है? तो अमेजोन जंगल जो है उसमें क्या होता है, उसमें जो है उसका जो पश्चिमी घाट है उसमें 500 से अधिक जो है वो प्रजाति पाई जाती है। किस चीज़ की? तो पौधों की 500 से अधिक प्रजाति पाई जाती है। तो यहाँ तक जो था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि हम लोग के लिए जंगल जो है वो कितना उपयोगी है, हमें जंगल जो है वो क्या क्या चीज़ देता है। यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन था। अब जो है मेन टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि देखो, यहाँ से हमारा जो है मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। तो यह विविधता जो है वो तेजी से लुप्त होती जा रही है, क्योंकि अब क्या कर रहे हैं, अब जो लोग हैं वो जंगल का सफाया कर रहे हैं, वहाँ पर अपना घर बना रहे हैं, वहाँ पर खेती का ज़मीन बना रहे हैं। तो लोग जो है वो जंगल का सफाया करते जा रहे हैं, इसलिए ये सब चीज़ जो है वो लुप्त होती जा रही है। औद्योगिकरण के दौर में सन 1700 से 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग जो है वो औद्योगिक इस्तेमाल, खेती बाड़ी, चरवाहे व ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया। ठीक है। तो ये जो साल था 1700 से लेके 1995 तक, ये लगभग 200 साल के बीच में क्या हुआ? तो 139 लाख वर्ग किलोमीटर का जो जंगल था उसका सफाया कर दिया गया। 139 लाख वर्ग किलोमीटर का जो जंगल था उसका सफाया कर दिया गया। और ये कुल क्षेत्रफल का कितना था? तो 9.3%, 9.3% था। ठीक है। और इसका इस्तेमाल जो है मतलब आखिर में ऐसा क्यों हो रहा था, जंगल का सफाया क्यों करना पड़ रहा था? तो खेती बाड़ी के लिए जो जमीन थी उसको बढ़ाना था, और साथ साथ जो ईंधन के लिए लकड़ी होती थी, जल जलावन के लिए। पहले के टाइम में क्या होता था, चूल्हे पे खाना बनता था ना, तो चूल्हे पे जो खाना बनता था उसमें भी क्या होता था? तो उसमें भी लकड़ी का इस्तेमाल होता था। तब यहाँ पर से जो है वो अग्नि निकलती थी, आग निकलता था, उसके ऊपर बर्तन होता था और उसमें खाना बनता था। तो जल जलावन के लिए भी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, और खेती बाड़ी के लिए भी जो जंगल था उसका सफाया किया जा रहा था, ताकि जो जमीन है वो बढ़ सके। जमीन बढ़े तब क्या होगा? वहाँ पर खेती होगा। तो याद रखना, औद्योगिक
औद्योगिकरण का जो दौर था वो कब से कब तक था, तो 1700 से लेके 1995 के बीच था औद्योगिकरण का युग। और इसमें जो है वो कितना क्षेत्रफल का मतलब जमीन को जो है वो साफ कर दिया गया, तो 9.3% एरिया, पूरे विश्व का 9.3% एरिया में क्या किया गया, तो जंगल का सफाया किया गया। हमारा भारत जो है वो लगभग 2.5 के आसपास है कुल क्षेत्रफल पूरे विश्व में। तो सोचो हमारे भारत से लगभग जो है वो 4 से 5 गुना ज्यादा जमीन का जो है वो जंगल साफ कर दिया गया। समझ रहे हो कितना बड़ा एरिया में जो है वो जंगल की सफाई हुई। ठीक है, अब देखो आखिर में ऐसा क्यों करना पड़ रहा था, कुछ तो रीजन होगा ना कि वन का जो है वो सफाया करना पड़ रहा था। तो यहाँ जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है वन का विनाश क्यों। आखिर में ऐसा क्यों हो रहा था, वन का विनाश क्यों करना पड़ रहा था, जंगल का विनाश क्यों करना पड़ रहा था। तो वनों के लुप्त होने के सामान्यतः वन विनाश कहा जाता है। जब वन जो है लुप्त हो जाते हैं, जब जंगल जो है वो खत्म होने लगता है, तो उस जो समस्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे जो हम कहते हैं वो वन विनाश कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वन विनाश। और ये जो समस्या है वो कोई नई समस्या नहीं है, ये सदियों से चलती आ रही है। सदियों से मतलब कई सालों से जो है ये चलती आ रही है। लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान इसे कई अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप ग्रहण कर लिया। जब औपनिवेशिक काल चल रहा था तो उस समय जो है वो जंगल का सफाया जो है वो विशाल तौर पे किया जा रहा था, मतलब बड़े तौर पे जो है वो वन का सफाया किया जा रहा था। पौधे को काटा जा रहा था, उससे लकड़ी लिया जा रहा था। ठीक है, लकड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा था। और फिर जो ये हो रहा था, जंगल का सफाया करने से जो जंगल की जमीन हो रही थी वहां पर खेती बाड़ी के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। अब देखो हम लोग जानते हैं कि भारत में वन विनाश के कारण आखिर में क्या क्या थे, ऐसा क्या रीजन था कि भारत में जो है वो वन का विनाश करना पड़ा। तो जमीन की बेहतरी, पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है कि जमीन की बेहतरी, जमीन को जो है वो बेहतर बनाने के लिए वन का विनाश किया जा रहा था। तो सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी। हिंदुस्तान का जो कुल भूभाग था उसमें लगभग मान लो 6% था, क्या बोल रहा हूँ मैं, 6% जो था उस पे क्या होता था, तो उस पे जो है वो खेती होता था। ठीक है, आज ये आंकड़ा जो है वो बढ़कर आधा तक पहुंच गया है। पहले जो था खेती का भूभाग जो था मतलब बहुत ज्यादा था, अभी क्या हो गया, अभी जो है वो उसका आधा हो गया। जो मतलब 1600 ईस्वी में समझ लो 6 भाग पे होता था, तो अभी 3 ही भाग पर हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और खाद्य पदार्थ की मांग में भी वृद्धि हुई, वैसे वैसे किसान ने क्या किया, तो जंगल का सफाई करना चालू कर दिया और खेती की सीमाओं का विस्तार करते गए। क्योंकि देखो जनसंख्या बढ़ रहा है, लोगों को खाने का जरूरत है, भोजन उसको चाहिए, तो भोजन कहाँ से आएगा, जब तक खेती नहीं होगी तब तक भोजन नहीं आएगा। और खेती कहाँ पर किया जाएगा, ऐसा तो नहीं है पहाड़ के ऊपर जाके खेती करेंगे, ऐसा तो नहीं है आसमान में करेंगे, उसके लिए जमीन तो चाहिए ना। तो इसलिए क्या किया जा रहा था, तो जो जंगल था उसका सफाया किया जा रहा था और वहां पर जो है उसको खेती योग्य बनाया जा रहा था कि वहां पर खेती हो। औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आया। जब औपनिवेशिक काल चल रहा था तो क्या हुआ, खेती में जो है वो तेजी से फैलाव आया। इसकी कई वजह थी। आखिर में देखो औपनिवेशिक काल में जो है वो मतलब जो ये हो रहा था, खेती में जो है वो तेजी से फैलाव आ रहा था, तो उसकी वजह क्या थी, आखिर में कुछ ना कुछ वजह तो होगा ना। तो पहली वजह यह थी कि अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसल जैसे पटसन, गेहूं, गन्ना और कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया था। ठीक है, आखिर में जो है जंगल का सफाया करने का रीजन क्या था, तो पहला रीजन ये था खेती के लिए कि मतलब खेती बढ़ाना था, जंगल का सफाया करना था। तो उसका पहला रीजन ये निकला कि अंग्रेज ने व्यावसायिक फसल जैसे कि पटसन हो गया, गन्ना हो गया, गेहूं हो गया और कपास हो गया, तो इन सब के उत्पादन को जो है वो जमकर प्रोत्साहित किया था। क्योंकि ये सब जो फसल था इस सब का जो है वो यूरोपीय देश में बहुत ज़्यादा मांग था। ठीक है, यूरोप के जो देश थे जैसे फ्रांस हो गया, फिर जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, तो इन सब देश में क्या था, इन सब देश में जो है वो पटसन का, गन्ना का, गेहूं का, कपास का, जो कॉटन होता है उस सब चीज़ का जो है वो डिमांड बहुत ज़्यादा था। इसलिए अंग्रेज जो है इन सब चीज़ पे जो है वो ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे थे कि इन सब का फसल जो है वो लोगों को उगाना है।
19वीं सदी में यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत थी। देखो यूरोप में जो है वो शहर बढ़ता जा रहा था 19वीं सदी में, इसलिए क्या हो रहा था, लोगों का पेट भरने के लिए जो खाद्य पदार्थ होती थी उसका जो है उसको जो है उगाना बहुत ज़्यादा जरूरी था। और साथ साथ जो औद्योगिक उत्पादन होते थे, जैसे औद्योगिक उत्पादन क्या हो गया कि अब जैसे देखो चाय की कॉफ़ी, ये चाय की खेती हो गई, कॉफ़ी की हो गई, गेहूं की हो गई, तो इन सब का उत्पादन जो है वो बढ़ाने के लिए कच्चे माल की ज़रूरत होती थी। जैसे औद्योगिक उत्पादन में क्या हो गया, मान लो ये गेहूं से आटा बना, आटा से पाव रोटी बना, तो ये औद्योगिक उत्पादन हो गया। फैक्ट्री में जो जाके बनता था वो औद्योगिक उत्पादन हो गया। ठीक है, तो उस सब चीज़ के लिए जो है क्या था, कच्चे माल की जरूरत थी। कच्चा माल यहाँ पर क्या हो गया, जैसे गेहूं हो गया, आटा हो गया, ये सब आपका कच्चे माल के अंदर आ गया। ठीक है, तो आखिर में देखो क्या हो रहा था कि जब लोगों को जरूरत पड़ रही थी, लोगों का जो पेट भरने के लिए औद्योगिक वस्तु की जरूरत पड़ रही थी, तो लिहाजा इन फसलों में जो है उनका मांग जो है वो बढ़ता गया। क्योंकि लोग जो है वो खाना खाएंगे तो डिमांड तो करेंगे ही ना कि और खाना चाहिए। ऐसा तो नहीं है आज खाएंगे कल भूखे रह जाएंगे, या कल खाएंगे तो आज भूखे रह जाएंगे, वैसा तो नहीं है ना। तो इस सब चीज़ की मांग जो है वो बढ़ती जाएगी। तो पहला वजह हम लोगों ने देखा कि यूरोप में जो है वो नगर बसते जा रहे थे, जिनके कारण जो है वो फसल का मांग बढ़ता जा रहा था। साथ साथ जो व्यावसायिक फसल थी उसको जो है वो बढ़ाने के लिए जो है अंग्रेज इसको प्रोत्साहित करे थे। अब देखो दूसरा वजह क्या है, तो दूसरा वजह यह थी कि 19वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगल को अनुपादक समझा। इसने क्या समझा कि जंगल जो है वो अनुपादक है। उनके हिसाब से इस व्यर्थ के बियावन पर खेती करके उससे राजस्व और कृषि उत्पादकों को पैदा किया जा सकता था। मतलब अंग्रेज सोच रहे थे ये जो है मतलब जमीन जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है, अगर उस चीज़ पे जो है वो राजस्व लगा दिया जाए, उस पर टैक्स लगा दिया जाए, अगर उस पर खेती हो रही है तो उस पर क्या कर सकते हैं हम लोग, टैक्स लगा सकते हैं, उससे पैसा ले सकते हैं। तो दूसरी वजह ये भी थी कि अंग्रेजों के मन में जो है वो पैसा कमाने की विचार आ गई। वो तो शुरू से था उनके मन में पैसा कमाने का विचार, लेकिन ये जो है जैसे जंगल का सफाया हो रहा था, खेती हो रही थी, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि खेती पर भी जो है वो टैक्स लगा देते हैं। तो दूसरी वजह जंगल सफाया का ये भी था कि उसमें जो है वो राजस्व और कृषि उत्पादन को पैदा किया जा सकता था। पहला हम लोगों ने जान लिया, दूसरा हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, तो यही वजह था कि 1880 से लेके 1920 के बीच क्या हुआ, तो खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल जो है वो 67 लाख हेक्टेयर की बढ़त हुई। मतलब कि इस 40 साल के बीच जो है वो खेती योग्य जो जमीन थी उसमें कितनी वृद्धि हुई, तो 67 लाख, कितना 67 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई। तो देखो ये 40 साल के भीतर जो है वो 67 लाख हेक्टेयर की बढ़त हुई। ये सब MCQ आ सकता है कि 1880 से लेके 1920 के बीच खेती योग्य जमीन की जो वृद्धि हुई थी वो कितनी हुई थी, तो 67 लाख हेक्टेयर तक बढ़त हुई थी। ठीक है, खेती के विस्तार को हम विकास का सूचक मानते हैं। खेती का जब भी विस्तार होता है तो उसमें क्या होता है, तो विकास का सूचक होता है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जमीन को जोतने के पहले जंगल की कटाई करनी पड़ती है। जब भी जहाँ पर भी मान लो अगर जैसे शहर बसता है तो जंगल की कटाई कर दी जाती है और वहाँ पर नया नया शहर बना दिया जाता है, लेकिन जंगल का जो है वो सफाया नहीं करना चाहिए। ये चीज़ जो है हम लोगों को याद रखना चाहिए कि हम लोग जो है खेती योग्य जमीन बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन जंगल का भी विनाश होता जा रहा है। जंगल का विनाश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग का जो है वो ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जाएगा। तो इन सब चीज़ का भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने ये जो पॉइंट था कि जो आखिर में खेती का विनाश क्यों हो रहा था, तो इसमें जो है हम लोगों ने दो बात जान लिया। पहला बात यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने पहला बात जाना, और दूसरा बात हम लोगों ने यहाँ पर जाना। तो दोनों बात को हम लोगों ने जो है वो जान लिया कि आखिर में क्या वजह थी जो है जंगल का विनाश हो रहा था। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आता है क्या बोल रहा हूँ मैं, पटरी पर स्लीपर। देखो पटरी जो होता है ना, जैसे देखो ये पटरी है, मान लो यहाँ पे पटरी है, तो इसके बीच में ये जो सीमेंट वाला रहता है इसको कहते हैं स्लीपर।
तो अभी के टाइम में वो क्या है, अभी के टाइम में वो सीमेंट का है। लेकिन पहले के टाइम में क्या था, पहले के टाइम में वो होता था लकड़ी का। ठीक है, लकड़ी का होता था, जिससे क्या होता है, स्लीपर का काम होता है, ये जो पटरियां होती है इन दोनों के बीच जो है उन दोनों को पकड़े रखने का काम करता है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर ये जो बीच में लकड़ी होता, अगर नहीं होता तो क्या होता है, ये जो पटरी है वो इधर आ जाती, इधर वाली इधर चली जाती, तो उससे जो है वो एक्सीडेंट होने का चांस जो है वो बढ़ जाता, दुर्घटना होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती, जिसके कारण उसमें जो है वो स्लीपर लगाया जाता है। तो अब हम लोग जानते हैं पटली पर स्लीपर। तो देखो पटली पर जो स्लीपर लग रही थी, स्लीपर देखो क्या होता है, तो रेल की पटरी के आर पर लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरी को उनकी जगह पर रोके रखते हैं। जो बात मैंने बताया वही बात यहाँ पर दिया है। तो 19वीं सदी तक इंग्लैंड में बलूत के जंगल लुप्त होने लगे थे। 19वीं सदी में क्या हुआ, तो इंग्लैंड में जो बलूत का जंगल था वो लुप्त होता जा रहा था, मतलब खत्म होता जा रहा था। इसकी वजह से शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किल खड़ी हो गई। जो नौसेना थे, मतलब जो समंदर वगैरह में जो सेना रहते थे, उन लोगों का जो जहाज के लिए लकड़ी थी उसकी जो है वो कमी होती जा रही थी। मजबूत और टिकाऊ लकड़ी की नियमित आपूर्ति के बिना अंग्रेजी जहाज जो है वो कैसे चल सकता था, ये भी सवाल खड़ा हो रहा था कि अगर मजबूत लकड़ी नहीं रहेगा, पानी में जाने के साथ ही लकड़ी सड़ जाएगा, गल जाएगा, तो क्या होगा, जहाज जो है वो बीच रास्ते में ही डूब जाएगा। क्योंकि वो लोग जो है वो साल भर लगभग जो है वो पानी में जो है समंदर के बीच जो है वो साल भर अपना नाव चलाते थे, तब एक दूसरे से मिलते थे, मतलब एक देश से दूसरे देश जाते थे। ठीक है, यूरोप से इंडिया आने में लगभग 1 साल 1.5 साल 2 साल लग जाता था। तो ये सब जो समय है, इतना देर पानी में रहता था जहाज, तो उसमें क्या होता था, सड़ने गलने की संभावना हो जाती थी अगर अच्छी लकड़ी नहीं रहे। तो अच्छी लकड़ी का जो है वो आपूर्ति करने की समस्या आ रही थी कि आखिर में अच्छी लकड़ी जो है वो कहाँ से आई, क्योंकि इंग्लैंड में जो है बलूत जो जंगल था वो लुप्त होता जा रहा था, मतलब खत्म होने की कगार पे आ गया था। ठीक है, और जहाज के बिना शाही सत्ता कैसे बचाई और बनाई रखी जा सकती थी। आखिर में जहाज नहीं रहेगा तो शाही सत्ता कैसे बन सकता है। अब किसी देश के पास सेना ही नहीं रहेगा तो वो देश किस काम का। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब बिना सेना का कोई देश, अगर मान लो उस पर कोई देश दूसरा देश हमला कर देगा तो क्या होगा, वो देश के ऊपर कब्जा हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर जो है मतलब बिना जहाज के जो है वो शाही सत्ता कैसे बचाई जा सकती थी और कैसे बनाई रखी जा सकती थी, ये भी समस्या वहां पर आ गई थी। ठीक है, तो 1820 के दशक में खोजी दस्ते हिंदुस्तान के वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए। जो खोजी दस्तक थे उन्हें क्या किया गया, तो उन्हें हिंदुस्तान का वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजा गया। कब, तो 1820 के दशक में। 1820 का दशक क्या हो गया, तो 1820 से लेके 1830 के जो साल होते हैं उसे कहा गया है 1820 का दशक। यानी 20 से लेके 30 तक जो 10 साल हो गया उसे दशक कहा गया। ठीक है, तो खोजी दस्ते जो थे उसको हिंदुस्तान की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजा गया कि आखिर में जाके देखिए हिंदुस्तान का जो वन संपदा है वो कैसा है। ठीक है, एक दशक के भीतर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान से निर्यात किया जाने लगा। जब इन्होंने जाके बताया कि हाँ यहाँ की लकड़ी जो है वो बहुत अच्छी है, तो यहाँ पर क्या होने लगा, यहाँ पर भारत में जो है वो लकड़ियाँ काटे जाने लगी और भारी मात्रा में जो है वो हिंदुस्तान की लकड़ी निर्यात होने लगी। यूरोप के देशों में और भी अलग अलग जितने भी बाहर के देश थे उस सब में जो है वो हिंदुस्तान से लकड़ी भेजी जाने लगी। 1850 के दशक में रेल लाइन के प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी। जब 1850 में क्या हो रहा था, रेल लाइन का जो है जब विस्तार हो रहा था, जब रेल लाइन बिछ रही थी, जब पटरियां बिछ रही थी, तो उस समय क्या हो रही थी, उस समय जो है वो लकड़ी की मांग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब देखो यहाँ पर लकड़ी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं बोल देना पढ़ने टाइम में। मैं अक्सर होता था, मतलब जब मैं पढ़ाई करता था, अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ, जब मैं स्कूल में पढ़ाई करता था तो अक्सर लकड़ी को लड़की बोल देता था, लड़की को लकड़ी बोल देता था, कभी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता था। ठीक है, तो 1850 के दशक में क्या हुआ, जब रेल लाइन का विकास होने लगा तो लकड़ी का मांग जो है वो बढ़ गया था।
शाही सेना के आवागमन और उपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइन अनिवार्य था। जो शाही सेना आती थी, अब जैसे मान लो इंग्लैंड से कोई सेना आने वाला है या फिर कोई और देश से आने वाला है, तो उसके आवागमन मतलब आने जाने की जो सुविधा है उसके लिए रेल लाइन बिछाना अनिवार्य था। कब तक वो लोग जो है वो जहाज से आते, उन्होंने भी सोचा कि ऐसा काम करते हैं, रेल जो है वो रेल लाइन का काम करवा देते हैं। ठीक है, रेल बिछवा देते हैं, आराम से अपना ट्रेन में बैठते हुए ठिक चिक ठिक चिक ठिक चिक ठिक चिक ट्रेन चलेगा और वैसे हम लोग चलते जाएंगे। ठीक है, मतलब आते जाते रहेंगे। तो इस चीज के लिए जो है वो रेल लाइन बिछाना जरूरी था। इंजन को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपर के रूप में लकड़ी की जरूरत थी। ठीक है, जब इंजन को चलाने के लिए क्या, तो इंजन को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपर के रूप में लकड़ी की मांग जो है वो बढ़ गई थी। स्लीपर में क्या हो रहा था, अब जैसे स्लीपर नहीं लगाता तो पटरी क्या हो जाता, जो बाईं ओर रहता है वो घिसक के 2 किलोमीटर उधर चल जाता, दाईं ओर जो रहता है वो घिसक के दाईं ओर 2 किलोमीटर चल जाता। अब जैसे ये पटरी, अब ये स्लीपर नहीं रहता, तो अब मान लो बिना स्लीपर का पटरी रहता तो ये घिसकते घिसकते इधर चल जाता, ये घिसकते घिसकते इधर चल जाता, तो बीच में जो ट्रेन आता वो कहाँ जाता, तो वो कहीं जाके ठुका जाता। ठीक है, तो वैसा ही होता, वो वहां कहीं पे जाके उसकी दुर्घटना हो जाती, इसलिए उसमें स्लीपर लगाना जरूरी था। ठीक है, 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपर की आवश्यकता पड़ती थी। ठीक है, 1 मील लंबी जो रेल की पटरी होती थी उसमें लगभग 1750 से लेके 2000 के बीच जो है वो लकड़ी की आवश्यकता पड़ती थी, 2000 स्लीपर की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, तो याद रखना 1 मील जो रेल की पटरी होती थी उसको बिछाने के लिए कितनी स्लीपर की जरूरत पड़ती थी, तो लगभग 1760 से लेके 2000 के बीच स्लीपर की जरूरत पड़ती थी। 2000 स्लीपर की जो लकड़ियां होती थी उसकी जरूरत पड़ती थी। ठीक है, भारत में रेल लाइन का जाल जो है वो 1860 के दशक में तेजी से फैला। भारत में रेल लाइन का जाल कब फैला, तो 1860 के दशक में। 1860 के दशक मतलब 1860 से लेके 1870 के बीच में फैल गया। 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर लाइन बिछाई जा चुकी थी। देखो मतलब कितना जल्दी कितना फास्ट काम हुआ। 1860 में चालू हुआ और 1890 में लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई गई। जबकि अगर मान लो अभी के भारत में ऐसा बोला जाता ना तो लगभग 10 साल 20 साल हो जाता और 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर बिछता, क्योंकि करप्शन भरा पड़ा है। लोगों को बस पैसा चाहिए, लोग जो है वो पैसा लेके पैसा बचा लेते हैं, काम कर सही से करते नहीं है। कहीं पे भी जो है, अब पुल बन रहा है तो पुल टूट जा रहा है, बिहार में अक्सर ऐसे देखने को मिलता है। कहीं पे पटरी बन रहा है तो पटरी में सुन रहे हो कि रेल हादसा हो जा रहा है, तो करप्शन जो है भरा पड़ा है। रोड बन रहा है, रोड जो है उसमें समय से पहले उसमें गड्ढा हो जा रहा है। लेकिन अंग्रेजों के समय में क्या हुआ, तो 1860 में जो है वो रेल लाइन का जो है वो शुरुआत हो गया। ठीक है, और 1890 आते आते मतलब मान लेते हैं 30 साल, 1860 में अगर चालू हुआ होगा तो 30 साल आते आते 25,000 किलोमीटर जो है वो लंबी रेल लाइन बिछा दी गई। और 1946 में इन रेल लाइन की जो लंबाई थी वो 7,65,000 किलोमीटर तक बढ़ चुकी थी। मतलब 1890 में कितना था, 25,000 था, और 1946 आते आते मतलब हमारे देश आज़ाद होने से 1 साल पहले, हमारा देश आज़ाद कब हुआ था, 1947 में हुआ था, तो 1946 आते आते ये लगभग जो इसकी लंबाई थी वो 7,65,000 के आसपास हो गई थी। ठीक है, रेल लाइन के प्रसार के साथ साथ बड़ी तादाद में पेड़ जो है वो काटे गए। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी से 1850 के दशक में प्रति वर्ष 35,000 पेड़ स्लीपर के लिए काटे गए। ठीक है, जब पटरी का जो विकास हो रहा था, जब रेल लाइन बिछाई जा रही थी, तो स्लीपर के लिए जो है वो मद्रास रेसिडेंसी से, एक सेकेंड, रेसिडेंसी मैं बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंसी लिखा हुआ यार, मैं भी कहाँ चला जा रहा हूँ। तो अकेले जो है वो मद्रास रेसिडेंसी से 1850 के दशक में क्या किया जा रहा था, तो 35,000 पेड़ जो है वो प्रति वर्ष, यानी हर एक साल जो है वो 35,000 पेड़ जो है वो काटा जा रहा था। ठीक है, क्यों, क्योंकि पटरियों का स्लीपर जो बनाना था इन लोगों को, ठीक है, इसीलिए क्या किया जा रहा था, तो पेड़ काटा जा रहा था।
सरकार ने आवश्यक मात्रा की पूर्ति के लिए निजी ठेके दिए। सरकार ने क्या किया, तो आवश्यक मात्रा की जो है वो पूर्ति हो, काम जो है वो सही से हो, इसलिए क्या किया, तो जो निजी थे उन लोगों को ठेका दिया। निजी मतलब प्राइवेट जो सेक्टर था उन लोगों को ठेका दिया गया कि आप लोगों को काम जो है वो सही से करवाना है। रेल लाइन के इर्द गिर्द जंगल जो है वो तेजी से गायब होने लगे। जहां जहां रेल लाइन बिछाया जा रहा था वहां पर क्या हो रहा था, तो जंगल जो है वो तेजी से गायब होता जा रहा था। ठीक है, उसके बाद अब आता है हम लोग का बागान क्षेत्र। ठीक है, तो अब तक तो हम लोगों ने जाना, देखो अब तक हम लोगों ने क्या जाना कि सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि भारत में जो है वो वन का विनाश क्यों हो रहा था। तो उसका हम लोगों ने दो रीजन जान लिया। पहला रीजन ये था कि व्यावसायिक फसल की जो है वो मांग बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण जो है वो खेती करने के लिए जंगल का सफाया किया जा रहा था। दूसरा रीजन हम लोगों ने जाना, दूसरा जो वजह था वो क्या था कि राजस्व वसूलने के लिए, कि खेती होगा तो उस पर हम लोग जो है वो टैक्स लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि पटरी का स्लीपर बनाने के लिए भी जो है वो क्या किया जा रहा था, तो उसके लिए भी जो है वो लकड़ी काटी जा रही थी। ठीक है, फिर हम लोगों ने जाना कि इंग्लैंड का जो बलूत जंगल था वो लुप्त होने वाला था। फिर हम लोगों ने जाना कि 1820 के दशक में खोजी दस्ते जो है वो हिंदुस्तान की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए आए थे। फिर हम लोगों ने जाना कि 1850 के दशक में जो है वो रेल लाइन बिछाने का काम चालू हो गया। फिर हम लोगों ने जाना कि 1860 के दशक में जो है वो भारत में रेल लाइन का विकास होने लगा। फिर 1890 आते आते लगभग जो है 25,000 किलोमीटर तक जो है वो रेल लाइन बिछाई गई। फिर हम लोगों ने जाना कि 1946 में जो है इन रेल लाइन की जो संख्या थी वो कितनी हो गई थी, जो रेल लाइन की जो लंबाई थी वो लगभग 60,65,000 किलोमीटर हो गई थी। फिर हम लोगों ने जाना कि पटरी का स्लीपर बनाने के लिए अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी से जो है वो 1850 के दशक में 35,000 पेड़ जो है वो प्रति वर्ष काटे जा रहे थे स्लीपर बनाने के लिए। तो यहाँ तक हम लोगों ने जाना। आई होप यहाँ तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ, हिंदी में भी बोल देता हूँ ये बात, कि मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक हम लोगों ने जो जाना वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो इन सब में भी जो है वो स्रोत ख हो गया, स्रोत क हो गया, ग हो गया, इन सब में भी इम्पोर्टेंट पार्ट दिया हुआ रहता है। ठीक है, कुछ कुछ क्रियाकलाप भी दिया रहता है, तो जो जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको जो है वो बताता चलूंगा। ठीक है, मेरे को नहीं लगता है कि आप लोग को ये नहीं लगता कि मैं कुछ ज़्यादा ही ठीक है करता हूँ। ऐसा मतलब अगर आप लोग इरिटेट हो जाते हो मेरे ठीक है सुनते हुए तो बोल देना, मैं इतना ज़्यादा ठीक है नहीं बोलूँगा। मेरा आदत हो गया यार, जैसे मतलब कुछ लोगों का हो जाता है ना कि तकिया कलाम, वही मेरा हो गया है, ठीक है ठीक है ठीक है, ये आदत हो गया मेरा। तो देखो यहाँ पर जो फोटो दिया है इसमें क्या है, ईंधन की लकड़ियाँ इकट्ठा करके घर लौटती हुई औरत, जो मतलब पहले चूल्हा पे खाना बनता था तो उसके लिए औरत जो है वो क्या करती थी, जंगलों में जाती थी, लकड़ियाँ वहां से इकट्ठा करके आती थी और फिर उससे जलाकर घर में चूल्हा जलाती थी, खाना बनाती थी। और यहाँ पर देखो ट्रक में जो है वो बड़ी लकड़ियाँ ले जाया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल जो है वो फैक्ट्री में किया जाएगा। तो ये सब चीज़ हम लोगों ने जाना। अब जो है अब आता है बगान। ठीक है, तो यूरोप में बगान, बगान क्या हो गया, जैसे चाय का बगान हो गया, कॉफ़ी का बगान हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि बगान की वजह से आखिर में जो है वो बगान बनाने के लिए, बगान मतलब बगीचा जैसे टाइप में समझ लो, तो इसको बनाने के लिए भी जो है वो जंगल का विनाश किया जा रहा था। तो यूरोप में चाय, कॉफ़ी और रबड़ की मांग जो है वो पूरी तरह जो है वो बढ़ती जा रही थी। क्या हो रही थी, तो इसकी जो है वो मांग बढ़ती जा रही थी और इसकी मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तु के बगान बने और इनके लिए भी प्राकृतिक वन का भी भारी हिस्सा जो है वो साफ कर दिया गया। क्योंकि देखो चाय कहाँ से आता है, चाय का जो है वो पौधा होता है, कॉफ़ी का भी पौधा होता है और रबड़ जो है वो गाछ से ही निकलता है, जितने भी पौधे रहते हैं उससे ही निकलता है। देखो ये जो गाछ है ना, ये हमारा लैंग्वेज है, गाछ मतलब हो गया पौधा, हम लोग अपने लैंग्वेज में कहते हैं गाछ वृक्ष, गाछ और वृक्ष, तो हम लोग अपनी लैंग्वेज में कहते हैं। तो इन सब चीज़ की जो है वो मांग बढ़ती जा रही थी, तो क्या हो रहा था, इसके लिए जो है इसका बगान लगाना जरूरी था। अब बगान लगाएगा, बगान कहाँ लगाएगा, तो जंगल का सफाया करेगा तब ना बगान लगाया जाएगा।
तो उस चीज़ के लिए भी जो है वो जंगल का सफाया किया जा रहा था। औपनिवेशिक सरकार ने जंगल को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्से को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिक को सौंप दिया। तो जो सरकार थी, जो औपनिवेशिक सरकार थी, जो अंग्रेज लोग थे, वो क्या किए, तो जंगल का बड़ा हिस्सा को जो है वो अपने कब्जे में ले लिए और जो यूरोपीय जो बागान के मालिक थे उन लोगों को सौंप दिया कि आप यहाँ पर आओ और यहाँ पर क्या करो, आके अब जो है वो खेती करो। किस चीज का खेती करो? चाय का खेती करो, कॉफी का करो, रबड़ का उत्पादन करो। तो उन लोगों के हाथों में सौंप दिया कि बबुआ तुम आओ और यहाँ पर खेती का अपना कला दिखाओ, बबुआ तुम आओ खेती का कला दिखाओ। अरे ये तो गाना निकल गया। तो लोगों को जो है वो बागान, जो यूरोपीय बागान मालिक थे उन लोगों के हाथ में सौंप दिया गया। तो देखो जब इन लोगों के हाथ में सौंप दिया गया तो इन लोगों के खिलाफ जो है वो विद्रोह भी हुआ बहुत तरह का, जैसे जो कि हम लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा था, अगर क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे या उसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो उस सब चीज को भी जरूर से देखना, सब वीडियो अच्छे से देखना, क्योंकि यूटिलाइज करना है जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितना भी पॉइंट है, सबको यूटिलाइज करना है। क्योंकि देखो अब अगर मान लो जॉब करना है तो जॉब करने के लिए क्या करना होगा, हर एक पॉइंट जो है, हर एक लाइन को जो है अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि तभी आपका जो है वो कंपटीशन एग्जाम निकलने वाला है। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तभी आपका निकलने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी के किसी भी पॉइंट से कहीं से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो चलो शुरू, अब जो है वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। तो बागान मालिक के हाथ में सौंप दिया गया, यूरोपीय बागान मालिक के हाथों में सौंप दिया। इन इलाके को बाड़ाबंदी करके जंगल को साफ कर दिया गया और चाय कॉफी की खेती में डाल दिया गया। तो ये जो इलाके थे इन लोगों को जो है घेर लिया गया और साथ में यहाँ का जो जंगल था उसका सफाया किया गया और उसमें जो है वो चाय और कॉफी की जो है वो खेती की जाने लगी। तो देखो यहाँ पर जो था, यहाँ तक हम लोगों का ये टॉपिक था। इस टॉपिक में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया कि आखिर में वन का विनाश क्यों हो रहा था। हम लोगों ने 3-4 पॉइंट को पढ़ा। तो अगली टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।